रुक्मिणी पब्लिकेशन की बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की सेट आई हुई है। इस पुस्तक में 30 सेट दिया गया है। 4 सेट का डिस्कशन हम पूरी तरीके से करा चुके हैं। एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। शरीर को अगर मोटा करना होगा, बढ़ाना होगा तो प्रोटीन खाना शुरू कर दे। जिनका शरीर पतला है वो प्रोटीन खाइएगा तो शरीर उनका अच्छा तरीके से मोटा हो जाएगा। तो धीमी वृद्धि यानी कि शरीर उनका नहीं बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा हो तो पूरी तरीके से प्रोटीन की कमी है। और सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। दाल के रूप में बात करेंगे तो पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में याद रखा जाता है। और 46% सोयाबीन में प्रोटीन होता है। 46% यूरिया होता है, जो यूरिया हम लोग खरीदते हैं नाइट्रोजन में। यूरिया जो हमारे घर पे आता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यानी कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वायुमंडल दाब के बराबर ही पूरी तरीके से प्रेशर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? इस क्वेश्चन को कल बता रहे थे, अच्छे तरीके से सुनिए। मुद्रास्फीति का इसका सही आंसर तो ऋणी हो जाएगा। सुनिए कैसे होगा। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का वैल्यू गिर जाना। क्या हुआ कि आप किसी को कर्जा देते हैं 100 रुपया, आप किसी व्यक्ति को कर्जा दिए 100 रुपया, आपको लौटाएगा 100 रुपया ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया जब दिए तो 100 रुपया ही लौटाएगा। लेकिन जब महंगाई कम था तो ये 100 रुपया का वैल्यू ज़्यादा था, लेकिन इस 100 रुपया में पूरी तरीके से ये व्यक्ति 5 किलो कोई सामान खरीद लिया। जब 20 रुपये किलो सामान था, 100 रुपया जब उसको कर्जा दिए, 5 किलो आलू खरीद लिया। आज आलू हो गया पूरी तरीके से 50 रुपया। आलू 50 रुपया हो गया तो आप खरीदिएगा 2 किलो, वो खरीदा था 5 किलो। फायदा किसको हुआ? ऋणी को हुआ। जिसको यानी कि जो व्यक्ति देता है उसको घाटा होता है और जो लेता है उसको पूरी तरीके से फ़ायदा हो जाता है। तो मुद्रास्फीति में सर्वाधिक फ़ायदा ऋणी को होता है। जो कर्जा देता है उसको घाटा हो जाता है, जो कर्जा लेता है उसको फ़ायदा हो जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव के शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित, यकृत का मतलब लीवर में संचित होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं ग्लूकोज के माध्यम से खाना खाते हैं। ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। यकृत का वजन 1.5 किलो होता है। यकृत की कोशिका बहुत जल्दी बढ़ जाती है। यूरिया का भी संचय कहाँ पे होता है? यकृत में ही होता है। यकृत क्या करता है? पीत का स्राव करता है। पीत का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। और पीत जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पीत का स्राव कहाँ से? यकृत से होता है। लेकिन पित्ताशय जमा कहाँ? पित्ताशय में पीत जमा होता है। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखते हैं। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसकी सकल घरेलू उत्पादन की भारत की सीमा के भीतर, किसी देश के सीमा के भीतर उत्पादित किया गया संपूर्ण सामान और सेवा को ना सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का वैल्यू गिर जाना। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रण करना है। आप क्या करिएगा? मुद्रा की आपूर्ति में कमी कर, मुद्रा का पूरी तरीके से आपूर्ति जब कम हो जाएगा, मुद्रा आना बंद हो जाएगा तो मुद्रास्फीति पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी औद्योगिक नीति बनाया गया था 1948 में। प्रथम बार औद्योगिक नीति 1948 में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किससे होता है? बिहार में सर्वाधिक पैसा लोग कहाँ से कमाता है? सेवा क्षेत्र से कमाता है। सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार का सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में कंपनी आता है और तीसरा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। जैसे सेवा क्षेत्र के रूप में हम अभी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम तीसरा सेक्टर के अंतर्गत पूरी तरीके से आएंगे। यानी सर्वाधिक लोग नौकरी करना चाहता है, नौकरी करने वाले लोग किस में आएंगे? तीसरे सेक्टर के अंतर्गत ही आएंगे। तो सर्वाधिक बिहार में योगदान, भारत में भी योगदान और अपने बिहार में भी योगदान सेवा क्षेत्र का है। जब देश डेवलप करता है, विकसित होने के रास्ते पे चलता है, तो सेवा क्षेत्रों की परसेंटेज पूरी तरीके से बढ़ने लगती है और बढ़ती है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक बी.एस. न्यायपाल। बी.एस. न्यायपाल का एक और पुस्तक था हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक बी.एस. न्यायपाल। और ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन? बी.एस. न्यायपाल। क्वेश्चन आगे है कि हरौती बोली कहाँ बोली जाती है?
तो हरौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। हरौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। इस बात को गौर करिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसने सबसे पहले मिला? भारत भारती एक पुस्तक हुआ करता था। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त, और भारत भारती पुरस्कार मिला है पूरी तरीके से सबसे पहले महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के एक पुस्तक का नाम याद रखेंगे, यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक लिखी कौन? महादेवी वर्मा। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त, और भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था? महादेवी वर्मा को दिया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, लिंग संबंधी अनुयुक्त विकल्पों को चयन करिए। विद्वान को विदुषी के रूप में याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। सम्राट को सामग्री के रूप में याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। कर्ता को कर्ती नहीं कहा जाता है। भगवान को भगवती कहा जाता है, जैसे भगवान के रूप में, और भगवती दुर्गा देवी को कहा जाता है। कर्ता से कर्ती नहीं, एक पूरी तरीके से गलत होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिए। सही लिखा हुआ अशुद्ध शब्द का मतलब गलत कौन लिखा हुआ है? पढ़ते हैं, सूर्योदय, आशीर्वाद, परमार्थ, महर्षि। परमार्थ ये पूरी तरीके से गलत लिखा हुआ है। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आंखें चार होना का मतलब एक दूसरे को देखना, आंखें चार होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन की प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? प्रथम थर्मामीटर बनाया था गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा ही प्रथम थर्मामीटर बनाया गया था। थर्मामीटर से हम अपने शरीर का टेम्परेचर को पूरी तरीके से मापने का काम करते हैं। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है, फटने से बनने वाले टुकड़े का संवेग का योगफल क्या होगा? अगर विराम अवस्था में कोई पिंड एकाएक टूट जाता है तो टूटने के बाद सब संवेग का योगफल पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। संवेग के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि संवेग P बराबर mv होता है। संवेग को P से सूचित किया जाता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि बहुबल बल बाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण भी पूरी तरीके से दोगुना हो जाता है। बल बाहु का मतलब ना, दरवाज़ा को हम लोग पूरी तरीके से खोलते हैं ना, दरवाज़ा खोलने की परिस्थिति में बल आघूर्ण काम करता है। तो बल बाहु का मान अगर दोगुना करते हैं, यानी कि खींचने वाला जो हमारा जो किल्ली लगता है वो किल्ली बड़ा होगा, तो उतना ही पूरी तरीके से जितना किल्ली की लंबाई होगी उतना ही बल आघूर्ण पूरी तरीके से होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रकृति में कौन से बल अस्तित्व में प्रत्येक स्थान पर है? पृथ्वी पर सभी जगह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण बल छोटे जी के रूप में इसको याद रखा जाता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण के रूप में याद रखा जाता है। अलग अलग जगह पे जी का मान अलग अलग होता है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है। एक स्रोत की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो आवर्तकाल का मान पूरी तरीके से 1/10⁻³ होगा। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है तो 10⁻³ हो जाएगा। नहीं, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, इसीलिए 10⁻³ हर्ट्ज आवृत्ति है तो आवर्तकाल 10⁻³ सेकंड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, गैसों में उत्पन्न हो सकता है केवल अनुदैर्ध्य तरंग। हम लोग बात कर रहे थे पूरी तरीके से सब ऑप्शन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल पानी में हम लोग पढ़ लिए, कांच में पानी में होता है। प्रकाश की चाल पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात का मतलब कि जहाँ हवा नहीं होता उसको निर्वात के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे हमारा है कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए ना अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए करते हैं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख, कान, नाक, गला का डॉक्टर पूरी तरीके से अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं, V, U और F में क्या संबंध होता है? F बराबर U × V बटा U + V। ऑप्शन नंबर इसका भी C इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन आगे देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन का इकाई कुछ नहीं होता है, आवर्धन का इकाई होता ही नहीं है, यानी आवर्धन का इकाई कुछ भी नहीं होता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मानव के आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ये पूरी तरीक़े से हमारा आँख सीधा करके दिखाना का काम करता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं। प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है, तो रेटिना के बाद बनता है, और उत्तल लेंस बना के हम इसको ठीक करने का काम करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अच्छा है, 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है इस बुक में बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। प्रयास करना, हम भी पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि 300 सेट का डिस्कशन आपको करा के पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दें, ताकि आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाइएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1938 का हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का निर्माण करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर का एक क्षेत्र था चौरी चौरा। गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पे एक थाना में आग लगा दिया गया और असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से स्थगित होकर दिया गया। चौरी चौरा जब कांड हो रहा था उसमें महात्मा गांधी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। बारदोली सत्याग्रह किया गया था 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में। बारदोली की महिला के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूरी तरीके से प्रदान की गई थी। चौरी चौरा कांड का संबंध असहयोग आंदोलन को स्थगित चौरी चौरा कांड से ही पूरी तरीके से कर दिया गया। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित महात्मा गांधी के द्वारा कर दिया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF हिंदुज। अब आपका काम क्या है, आपको हम पूरी तरीके से होमवर्क देते हैं कि आप इस PD का किताब खोलिएगा, जो भी टॉपिक दिया होगा किन किन व्यक्ति का उपनाम क्या है वहाँ से जाके पढ़ना है। लेकिन जो टॉपिक आपको सेट में मिले, क्वेश्चन बैंक में मिले, उन पूरे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करना है। हो सकता है कि सेट में आपका चित्तरंजन दास पूछे, कल हो के दीन बंधु पूछे, कल हो के महामना पूछे, कल हो के महात्मा पूछे, कल जितने भी पूरी तरीके से टाइटल हैं उनके बारे में पूरी तरीके से पूछ सकता है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप जाकर उस टॉपिक को अलग अलग किताबों से पढ़िए। बहुत सारा टॉपिक का डिस्कशन हम करा भी रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम करा भी रहे हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस टॉपिक को आप जाके पढ़िए। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, आगे क्वेश्चन है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं। इस सिद्धांत को बताने वाले इतिहासकार सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये बताया गया था कि हड़प्पा के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक बहुत बड़ा मूर्ति मिला था, उस मूर्ति को आदि शिव की उपाधि प्रदान की गई थी। पशुपति की मूर्ति मिली थी और पशुपति की मूर्ति को आदि शिव की उपाधि के रूप में मान लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान हुआ करते थे। हेमचंद नामक व्यक्ति जैन विद्वान हुआ करते थे। अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हेमचंद को। हेमचंद का संबंध जैन धर्म से, जैन विद्वान हुआ करते थे और हेमचंद को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। 1775 में। 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था। 1776 में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता के नायक हुआ करते थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के क्रांति के नायक हुआ करते थे, इसीलिए अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC उनके नाम पे रख दिया गया। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। 1789 1789 के रूप में याद रखिएगा। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था। 1789 में एक फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इस नारा को भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया।
भारत के संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन एक केस हुआ 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल का केस होता है और उस केस के बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया जाता है। प्रस्तावना हम लोग लिए कहाँ से थे? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिए थे। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर यानी कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन बनेगा पूरी तरीके से, क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार सिरजेवा की हत्या करने के परिणामस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लेता है। दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश भाग लेता है। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे होता है? हिटलर का मतलब जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण होता है और दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन हुआ था। सैन फ्रांसिस्को के बारे में आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। सबसे 193वां देश का नाम दक्षिणी सूडान है। इसको यूएनओ के रूप में याद रखा जाता है। यूएनओ के रूप में, यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी और यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष सदस्य के रूप में काम करने गई थी विजयालक्ष्मी पंडित, भारतीय महिला थी। नेहरू जी की बहन का नाम विजयालक्ष्मी पंडित था, जो यूएनओ में चुने जाने वाली प्रथम महिला के रूप में भी हमको याद रखा जाता है। इसकी स्थापना क्यों किया गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में, तीसरा विश्व युद्ध न हो इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अफ्रीका महादेश से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाओं गुजरने वाला महाद्वीप का नाम अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश अगर हम लोग बना दें तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या कितना है? 54 है। इस बात को भी थोड़ा सा गौर कर लेना है। क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? वाणिज्यिक फसल का मतलब बेच के पैसा कमाना होगा। चाय, रबर, तंबाकू और जूट, ये सब नकदी फसल के रूप में, वाणिज्यिक फसल के रूप में इसको हम लोग याद रख सकते हैं। चाय का उत्पादन असम करता है सर्वाधिक। रबर का उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। रबर का उत्पादन केरल करता है। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर हम लोग मिलाते हैं। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन अपना भारत वर्तमान में कर रहा है, इस बात को भी गौर करिएगा। और जूट का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है और पूरे वर्ल्ड में भारत सबसे ज़्यादा करता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में 78% है, जो सर्वाधिक है। इस बात को गौर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? भील है। इस बात को हम लोग पढ़े थे और आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर। जामनगर कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। मथुरा तेल रिफाइनरी का कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में याद रखेंगे। ओजोन परत कहाँ किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में आपको मिल जाएगा। ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन का सूत्र O3 के रूप में याद रखेंगे। सर्वाधिक ओजोन छिद्र कहाँ पे है? अंटार्कटिका वाला क्षेत्र में है। अंटार्कटिका के रूप में बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहा जाता है और उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहा जाता है। आर्कटिक टिक माथा में ऊपर होता है। आर्कटिक के रूप में नॉर्थ के रूप में याद रखेंगे और अंटार्कटिका वाला क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे तो वो दक्षिण वाले क्षेत्र को कहा जाता है। दिल्ली से मथुरा तथा बनारस होते हुए कोलकाता कौन सा सड़क जाता है? यानी कि NH19 जो हमारा रोड है, NH का मतलब नेशनल हाईवे। दो तरह का रोड होगा, एक होगा NH और एक SH। दो तरह का ही रोड पढ़ी है। 6 प्रकार का रोड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन NH का मतलब राष्ट्रीय हाईवे, नेशनल हाईवे। ऐसा रोड जिसका रख रखाव केंद्र सरकार करती है उसको NH कहा जाता है। ऐसा रोड जिसका रख रखाव राज्य सरकार करती है उसको SH कहा जाता है। अपना तरैया वाला रोड का नाम SH73 है। इस बात को थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। तरैया हमारे छपरा जिला में स्थित है। छपरा जिला का एक प्रखंड है तरैया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा शहर बसाया था? आगरा शहर कहाँ पे? यमुना नदी के तट पे अवस्थित है। आगरा शहर बसाने वाले व्यक्ति का नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा राजा था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के बाद जो आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम राजा होता है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है और 1526 के बाद ही बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकता है? मानव जनित आपदा का मतलब परमाणु बम छोड़ दिए। परमाणु बम से पूरी तरीके से मानव निर्मित आपदा के रूप में याद रखें। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना होगा। समाज के लोगों का एक जागरूकता बनाएंगे और पूरी तरीके से अगर जागरूकता होगा, लोगों में लोग जागरूक होगा, तभी हम लोग मानवीय जनित आपदा को रोक सकते हैं। जैसे वर्तमान में आपदा क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण को हम लोग गाँव में मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसे द्वारा आहूत की जाती है? क्वेश्चन है, आहूत का मतलब बुलाना ही होगा। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया है। हम आपको बताए थे कि संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। बुलाने को ही आहूत कहा जाता है। आहूत का मतलब आहुति देना का मतलब क्या होगा ना कि हम लोग हवन में आहुति देते हैं कि शुरुआत करते हैं। आहूत का मतलब क्या होगा? शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं और संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सबसे पहली बार दहेज प्रथा पे कानून बन रहा था और दहेज प्रथा के कानून पे सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। पंचायती राज संस्था कितने 3 स्तर का है? हमारे गांव में पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इस व्यवस्था को देने वाले व्यक्ति का नाम बलवंत राय मेहता होगा। बलवंत राय मेहता हमारे पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किए थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को बल प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान बना था 8 गो अनुसूची था, लेकिन वर्तमान अनुसूची की संख्या 12 गो हो गई है। 4 गो अनुसूची जुड़ा है, 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची। 9वां अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में, यानी कि सबसे पहली बार संविधान संशोधन होता है 1951 में। इसके अंतर्गत रखा गया था भूमि को रखा गया था। भूमि के अंतर्गत भूमि को रखा गया था 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वां संविधान 1985 के तहत। दल बदल विरोधी कानून उसमें है। 11वीं में
73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वां जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था काम करता है और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में नगर पालिका काम करता है। गांव लेवल पे पंचायत होता है और शहर लेवल पे नगर पालिका होता है। नगर पालिका के प्रधान को महापौर कहा जाता है। महापौर का मतलब मेयर होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न दो प्रकार का होता है। इसका आंसर पहले सुनिए, आंसर होगा 20। किसी विशेष सत्र में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब कि जैसे हम मान लीजिए एमपी बन गए, तो एमपी बनने के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे देंगे, यहाँ स्टार बना देंगे, तो स्टार का मतलब तारा होता है। तारा बना के देंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, तो क्वेश्चन उस व्यक्ति समझ जाएगा। इस व्यक्ति को आंसर ओरल में चाहिए। मान लीजिए कि आप हमारे पास क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन पे एक छोटा सा स्टार बना दीजिए, तो स्टार बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर आप हमारे मुख से बुलवाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिलवाना चाहते हैं उसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको लिखित रूप से चाहिए उसको बोलेंगे अतारांकित प्रश्न। यानी कि क्लास में आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो हमसे आप बुलवाना चाहते हैं तो हम आपको जवाब देंगे, हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो हम आपको लिखित रूप से जवाब दे देंगे। तो लिखित रूप से जवाब देंगे, उस पर कोई भी स्टार नहीं लगा होगा, नहीं कोई स्टार नहीं लगा होगा तो जवाब लिखित मिलेगा। स्टार लगा होगा तो जवाब मौखिक मिलेगा, यानी कि हम पूरी तरीके से बोल के आपको पूरी तरीके से जवाब सुना देंगे। तो 20 को प्रश्न आप पूछ सकते हैं। शब्द चौथे सता, चौथा स्तंभ के रूप में हम लोग याद रखेंगे किसको? चौथा स्तंभ के रूप में हमारा प्रेस है। समाचार पत्र को चौथा स्तंभ, चौथा पिलर के रूप में याद रखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार ऐसा होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है। इस स्टेटमेंट को दिए कौन थे? अब्राहम लिंकन दिए थे। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्वेश्चन की प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार का क्या मतलब? लोग अपने प्रतिनिधि को सीधा निर्वाचित करने, हम लोग अपने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एमपी को, विधायक को, मुख्यमंत्री को, सबको चुन कर भेजते हैं। यही तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोग अपने प्रतिनिधि को सीधा निर्वाचित करते हैं, मुखिया को, सरपंच को, सबको चुन कर हम लोग भेजते हैं, अपने वोट दे को भेजते हैं। यही तो सबसे अच्छा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूरज के वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकतम है? सूरज के वायुमंडल में सर्वाधिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक, हाइड्रोजन 71% और हीलियम 28% के रूप में। निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जिस परमाणु पर से बनी है? प्रत्येक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। हम आपको बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और उसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तीनों बराबर। जैसे मेरा नाम बजरंग है और विक्की दोनों है, यानी इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और परमाणु संख्या भी। अब हम क्या बताने कि आपका प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, परमाणु संख्या भी 17, न्यूट्रॉन की संख्या केवल अलग हो जाता है। पूछ आपसे क्या रहा है? तो पूरी तरीके से आपसे इसकी परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। जब परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दीजिएगा, 35 हो जाएगा। वही पूरी तरीके से परमाणु संख्या के रूप, परमाणु द्रव्यमान के रूप में याद रखा जाता है। अब इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे x में लिखेंगे 35 हमारा ऊपर द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से लिख देंगे 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या। अब हम आपसे पूछेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 35 में से आप 17 घटाइएगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो 18 क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। इस बात को गौर कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में हर बार एक क्वेश्चन पूछा है और बराबर पूछता रहता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के रूप में याद रखा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति? आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल की कठोरता जो आती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण ही जल की कठोरता आ जाती है। क्वेश्चन है आगे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक का नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का प्रूफ है। फ्लोरीन का जो परमाणु है 60C परमाणु के रूप में इसका फ्लोरीन
फ्लोरीन, एक मिनट। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन का अपरूप है। इसके 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अंगुली तथा नाखून में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है? केराटिन होता है। हम लोग बात किए थे कैरोटीन, केराटिन। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, केराटिन होगा, लेकिन बाल और नाखून में केराटिन नामक तत्व पाया जाता है। बाल और नाखून सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का पाचन मानव नहीं करता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को हम लोग याद रखेंगे। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई से नपुंसकता होती है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, और विटामिन ई से लिंग ग्रंथि का सामान्य क्रिया पूरी तरीके से उत्पन्न होती है, नहीं होता है, लेकिन नपुंसकता होता है विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को एड्रिनल ग्रंथि, अधिभिक ग्रंथि नियंत्रण करता है। ब्लड प्रेशर होता कितना है? 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो मापा जाता है ना, भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य सीएसओ के द्वारा ही पूरी तरीके से भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत के लोगों का पैसा काउंट किया जाता है। क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन है कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित एक जनसमूह है। इस बात को बताया कौन था? बंटशाली के द्वारा ये बताया गया था। बंटशाली नामक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने वाले, सरकार पर दबाव डालना, ये पूरी तरीके से प्राथमिक उद्देश्य। नीतिगत निर्माण, नीति के निर्माण करने के लिए प्राथमिक दबाव, उसी को प्राथमिक उद्देश्य के रूप में यानी याद करेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निजी डैश उन्नति अहे सब। निजी भाषा और उन्नति से पूरी तरीके से ये शब्द रखता है। निजी भाषा उन्नति अहे सब उन्नति, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह पूरी तरीके से स्टेटमेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था कि हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में, कौन सी अलंकार है? तो उपमा अलंकार के रूप में इसको याद रखा जाता है। दूर दूर तक विस्तृत था, हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जंप बॉल का संबंध किससे है? जंप करके बॉल हम लोग डाल देते हैं, तो जंप करके पूरी तरीके से बास्केटबॉल में खेलते हैं। जंप बॉल का संबंध बास्केटबॉल से। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम शिव माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके कहाँ की? श्रीलंका की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की सबसे महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को याद रखा जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 का चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन टेनिस का ही पूरी तरीके से खिताब है। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1776 में एथेंस में खेला गया था। एथेंस का मतलब यूनान, जहाँ के अरस्तु थे, जहाँ का सिकंदर था, जहाँ का मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। शतरंज खेल का जन्मदाता है अपना भारत। शतरंज खेल की शुरुआत अपने भारत से होती है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, 1937 में अलग हो गया। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, इसके याद रखेंगे। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक बाजार यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। याद रखिएगा कि राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना है कि राजकोषीय नीति कौन जारी करते है? सरकार जारी करता है। और मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। इसी के अंतर्गत आपको रेपो रेट पढ़ना है। इसी के अंतर्गत रेपो रेट पर रिवर्स रेपो रेट पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको सीआरआर पर कैश रिजर्व रेशियो पढ़ना है। इसी के अंदर एसएलआर पढ़ना है। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सब का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। और राजकोषीय नीति सरकार जारी करता है। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को गौर करिएगा। क्वेश्चन है
88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही किया गया था। इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। दरभंगा हाउस कहाँ पे है? पटना में। और हैदराबाद हाउस कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत भवन, भोपाल, इंडिया हाउस, लंदन, दरभंगा हाउस, पटना और हैदराबाद हाउस, दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? यानी भारत का रिजर्व बैंक ही पूरी तरीके से तय करता है कि विदेश में पैसा जाता है, कितना आता है, इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा कौन करता है? भारत का रिजर्व बैंक करता है। यानी भारत में विदेशी विनिमय का नियंत्रण, कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता हुआ करता था। आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक फल नहीं है? आलू फल के अंतर्गत नहीं रखा। टमाटर, कद्दू, खीरा ये सब फल है, लेकिन आलू फल के रूप में नहीं याद रखा जाता है। प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेंट, यानी कि जो ठंडा करने वाला। पर एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में हम लोग CH4CL2 यूज करते हैं। इसी से CFC गैस निकलता है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही गैस हमारे ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला काम करता था। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल का निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? लिथियम जो सेल का कंपनी बना है तिरुपति में। तिरुपति कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति में बालाजी का मंदिर है। इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आँख से दिखाने वाले क्षेत्र की प्राप्ति की जाती है, उसका नाम क्या है? बाल्मर, उसका पूरी तरीक़ा से नाम है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि समुद्र के सतह से निश्चित गहराई पर जल के दबाव में P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई P2 है, इसका मान क्या होगा? आपको बताए थे कि नदी का घनत्व समुद्र के घनत्व से कम होता है। समुद्र का घनत्व ज़्यादा होगा, नदी का घनत्व कम होगा, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक घुला होगा। जब नमक घुला होगा तो प्रेशर ज़्यादा करेगा। तो समुद्र की गहराई वाला पॉइंट है P1 और नदी वाला है P2, तो P1 बड़ा होगा किससे? P2 से। P1 किससे बड़ा होगा? P2 से बड़ा होगा। P1 का मतलब समुद्र है और P2 का मतलब नदी है। तो समुद्र के पानी में नमक घुला होता है और नमक घुले होने के कारण घनत्व तो बढ़ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि नदी में जो नाव चलता है उस नाव को समुद्र में ले जाएंगे तो नाव थोड़ा सा उठ जाता है, लेकिन घनत्व तो ज़्यादा होता है समुद्र के पानी का बनिस्पत नदी के पानी का। पॉली हाउस का प्रयोग काहे के लिए करते हैं? तो पॉली हाउस का प्रयोग हम लोग पूरी तरीक़ा से पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग करते हैं। छोटा छोटा जो नर्सरी होता है, नर्सरी में जो पौधा उगाते हैं वो पूरी तरीक़ा से पॉली हाउस के रूप में उसको याद रखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे ये पूरी तरीक़े से 5 नंबर सेट खत्म होता है। इस सेट का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ये वीडियो सब कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में और गति मिलती रहेगी। अलग अलग प्रकार का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।